नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित और घर पे ही होंगे, साथ साथ अपने पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा पूर्व वैदिक काल समाप्त हो चुका है। उसके बाद हमने वेदों के बारे में एक चैप्टर पढ़ लिया और अब उसके बाद हम आएंगे उत्तर वैदिक काल की ओर। तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो पहले हम इसकी कुछ पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। जैसे आपने हमारे लास्ट लेक्चर वेदों के बारे में, उसमें अंतिम में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह दशराग युद्ध हुआ, जिसमें कई कबीले मिलकर एक साथ भारत के साथ युद्ध लड़ते हैं और उसके बाद पराजित भी होते हैं। तो उसके बाद की कुछ स्टोरी लाइन है जो कि यहाँ पर कारगर सिद्ध होगी आपको समझने में कि किस तरह यहाँ पर राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और किस तरह एक नया रंग हमें सामने आता है और देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कहा गया है कि आर्यों का प्रसार, पूर्व वैदिक काल के बाद आर्यों का प्रसार सदा नीरा या गंडक नदी के आसपास के क्षेत्रों तक हो गया। मतलब कहा जा सकता है कि विदर्भ तक इनका जो प्रसार है आर्यों का वो हो गया। इसका मतलब मध्य प्रदेश भी उसमें अछूता नहीं था। तो यह हमारे मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ साथ हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, उसमें निश्चित तौर से लिखा हुआ है कि मध्य क्षेत्र और हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वहाँ तक जो है आर्यों का प्रसार अब हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके पहले की स्टोरी लाइन जो है। तो तुर्वश और कृवि जो हैं उन्होंने साथ मिलकर पांचाल नामक एक देश बनाया। साथ साथ कुरु और पांचाल जो हैं, ये दो जो कबीले बन गए, उनकी राजधानी जो थी वह हस्तिनापुर थी। अब 950 ईसा पूर्व के आसपास, 950 ईसा पूर्व के आसपास अब कुरु जो कबीला था वह सबसे शक्तिशाली कबीला था। तो कुरु में दो एक पक्ष थे, एक पांडव और एक कौरव। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, यह महाभारत की कहानी की ओर ही बढ़ रहा हूँ। तो 950 ईसा पूर्व के आसपास कुरु कबीले के जो दो महत्वपूर्ण संगठन थे, पांडव और कौरव, इनके बीच मतभेद हो जाता है अपने राज्य सीमा क्षेत्र के लिए और अधिकार के लिए। तो इसके बाद युद्ध होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि महाभारत की कहानी चालू होती है। तो उसकी कहानी जो है महाभारत को सर्वमान तिथि के अनुसार 950 ईसा पूर्व का माना जाता है। और उसके बाद ही आगे इन लोग हस्तिनापुर में अपनी शासन व्यवस्था बनाते हैं और हस्तिनापुर में महाभारत के समाप्त होने के बाद जो है वहाँ पर बोलते हैं कि इतने सारे प्राकृतिक आपदाएं आई, जिनमें से बाढ़ प्रमुख था, कि हस्तिनापुर जो है तबाह हो गया। तो वहाँ पर से क्या हुआ कि कुरु जो हैं, कुरु कबीले या बचे हुए पांडव जो कबीले हैं, वह यहाँ पर से कौशाम्बी की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो ये थी हमारी पहले की स्टोरी लाइन। अब उसके बाद यहाँ पर इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे चालू होती, जो कि हम समझ पाएंगे अब। तो दोस्तों, इसके बारे में आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट दिए हैं। इनको आप कुछ पॉइंट्स को एक में ऐड करके भी लिख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार पॉइंट्स को घटा बढ़ा सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इतने सारे पॉइंट दिए कि मेरा महत्वपूर्ण कार्य है आपको समझाना। यह आपका कार्य है कि आपको अपने मेंस की राइटिंग में कौन से टॉपिक शामिल करने हैं, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और कौन से आपको इफेक्टिव तरीके से बनते हैं, जो आप चेकर के सामने प्रदर्शित कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे पैतृक राजवंश का विकास, सैन्य शक्ति के आधार पर उदय, राजा अब उपाधियाँ लेने लगे थे, तो राजा की उपाधियाँ, सैन्य संगठन इनके कैसे थे या क्या हो गए, राजा अब किस प्रकार के यज्ञ करता था, प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे, आर्यों के टाइम पे प्रशासनिक अधिकारी उनको क्या कहते थे, ये सब भी हम पढ़ेंगे। सभा समिति और विदत जैसी की जो है हमारी जो कमेटियाँ थी, सभा समिति और विदत, इनकी क्या स्थिति रह जाती है, और साथ में अंतिम में हम न्याय व्यवस्था को पकड़ेंगे। तो दोस्तों, इनमें से कुछ जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो सब तो मैं यहाँ पर बताऊंगा ही। वीडियो के अंत में जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो आपसे आ सकते हैं या आने वाली परीक्षाओं में टफ होने के बाद आएंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पैतृक राजवंश का विकास। पहले हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे कबीलाई संगठन के रूप में रहते थे। निश्चित तौर से अभी भी आर्य कबीलाई संगठन में है, मगर तब मुखिया कोई ऐसा नहीं था कि पैतृक तरीके से चला आ रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं था। वहाँ पर ऐसा होता था, जो आदमी कबीले के लिए योग्य है, जो दूरदर्शी सोच रखता है या जो शक्तिशाली है,
वही कबीले का सरदार बनता था। मगर अब यहाँ पर देखा जाने लगा कि धीरे धीरे पैतृक राजवंश का विकास होने लगा है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट, सैन्य शक्ति के आधार पर उदय। तो हम सभी जानते हैं किसी भी राजा को अपनी राजधानी सुरक्षित रखने के लिए और अपने राज्य का प्रसार करने के लिए सैन्य शक्ति की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना सैन्य शक्ति के किसी भी दूसरी ताकत को झुकाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं सैन्य शक्ति के आधार पर उदय। अब क्यों सैन्य शक्ति यहाँ पर मजबूत हुई? हम जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है अब यहाँ पर लौह अयस्क या फिर लोहे नाम की धातु की खोज हो चुकी है, और हम सभी जानते हैं कि हथियार जो है उन्नत किस्म के वह लोहे से ही निर्माण किए जाते हैं। इसलिए सैन्य शक्ति भी मजबूत हो गई, जिससे राज्यों ने अपना अपना प्रसार किया और अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अब राजा एक बड़े भूभाग का स्वामी बन चुका था, तो अब राजा को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कुछ उपाधियां भी यहाँ पर धारण करनी थी। तो कौन कौन सी उपाधियां वहाँ पर धारण करते थे? राजाधिराज, सम्राट, अधिराज, एकराट और विराट। यह सभी उपाधियां जो हैं वह राजा अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लेते थे। इसके साथ साथ हम सैनिक संगठन देखते हैं। तो तत्कालीन परिस्थितियों में अब सैनिक संगठन हमको देखने को मिलता है, जिस तरह हमने वेदों के चैप्टर में कहा कि अब यहाँ पर हाथियों के बारे में वर्णन प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि पैदल सेना तो अपने पास है ही, अश्वों के बारे में भी उल्लेख हो चुका है, तो अश्वारोही सेना आ गई। इसके साथ साथ हम देखते हैं गज सेना। यद्यपि इतने बड़ी मात्रा में गज सेना का उपयोग नहीं होता था, परंतु कुछ प्रमुख व्यक्ति जैसे सेनापति और राजा जैसे थे या जो सामंत थे वह सभी गज सेना का प्रयोग करने लगे या गज के ऊपर ही सवार होते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि रथ सेना भी होने लगी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अश्व सेना और रथ सेना में क्या अंतर है, क्योंकि अश्व से ही रथ हाँके जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात यह है, जिस तरह हम मुगल काल में देखेंगे एक अस्पा दो अस्पा प्रणाली जो है, मतलब एक घोड़ा दो घोड़ा प्रणाली है ना, वैसे ही यहाँ पर अश्वरथ प्रणाली है। यहाँ पर अश्व के द्वारा जो सैनिक आरूढ़ होकर अश्व पे युद्ध लड़ता था उसे अश्व सेना कहते थे या अश्वारोही सेना कहते थे। उसी प्रकार जो रथ पर सवार होकर जो भी सेना या सेनापति लड़ते थे उसे रथ सेना के अंतर्गत माना जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यज्ञ के विधि विधान है, हम सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो है पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा अधिक कर्मकांड और धार्मिक आडंबरों से युक्त हो जाएगा। इसलिए राजा को अपने शक्ति और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यज्ञ के लिए प्रयोग में लाना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर राजा जो है राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध और इंद्र महाभिषेक नामक यज्ञ करवाता था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपनी जनता पे और आस पड़ोस के राज्यों और शासन व्यवस्था पे भी दिखाता था। इसके अलावा हम देखते हैं हमारा छठवां पॉइंट जो है प्रशासनिक अधिकारी। इसमें देखते हैं हम मंत्रियों को जो है वह रत्निन कहा जाता था, मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। इसके अलावा पुरोहित जो कि अब धार्मिक कार्य से लेकर प्रशासनिक कार्य तक में बहुत अधिक हस्तक्षेप करेंगी और बहुत अधिक इनकी शक्ति और वर्चस्व बढ़ेगी, इसलिए पुरोहित। महिषी जो कि पटरानी को कहा जाता था, जो कि अब हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह जो विवाह पद्धति है उसमें बहुविवाह पद्धति चालू हो जाएगी। पूर्व वैदिक काल तक हम देखते थे कि यहाँ पर एक विवाह ही होता था, एकल विवाह पद्धति लागू थी, परंतु यहाँ पर अब बहुविवाह पद्धति क्यों लागू थी, तो इसके बारे में हम वहाँ पर विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। निश्चित तौर से आप समझ रहे होंगे कि कई शासनाध्यक्षों से संबंध बनाने के लिए विवाह और इन सब रीतियों का प्रयोग किया जाता था, जो कि अकबर के टाइम भी होगा। तो महिषी जो है वह पटरानी कहा जाता था। इसके अलावा संग्रहीता जो है, संग्रहीता शब्द कोषाध्यक्ष के लिए प्रयोग किया जाता था। अब हम देखते हैं यहाँ पर सभा समिति और विदत जैसी संस्थाएं जो कि पूर्व वैदिक काल में बहुत ही अधिक सशक्त थी और बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी भी रखती थी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब राजा यहाँ पर पूरी शक्ति का प्रधान हो चुका है, तो सभा समिति और विदत जैसी शक्तियों का वर्चस्व कम हो जाएगा। यहाँ पर उनकी बात ना के बराबर सुनी जाने लगी थी और आगे आने वाले टाइम में तो ये समाप्त भी हो जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं न्याय व्यवस्था। तो आप सभी को पता है पहला पॉइंट तो सबसे पहले यही लिखना रहता है कि राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था, इसलिए सभी शक्तियां राजा में ही केंद्रित होती थी, चाहे वह न्याय की हो, चाहे वह राजनीति की हो या चाहे वह प्रशासनिक शक्ति हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्यायाधीश को स्थपति कहते थे, स्थपति। तो दोस्तों
हमारा उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक और प्रशासनिक का मेंस का टॉपिक खत्म होता है, मगर अब हम कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हमारे प्री में आ चुके भी हैं और आगे आने वाले समय में आएंगे भी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही उभर के आता है कि पहले पैतृक आधार पर नहीं था, अब यहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था आने लगेगी। इसके अलावा लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व, हमेशा की तरह राजा की उपाधियां, जैसे क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से राजा कौन सी उपाधि धारण करता था या धारण नहीं करता था, तो आपको इन पॉइंट्स को दे दिया, कोई एक पॉइंट घुमा दिया। अब आप उसी चीज के फेर में पड़े हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप ये देख सकते हैं कि राजाधिराज, सम्राट, अधिराज, एकराट और विराट जैसी उपाधियां राजा धारण करने लगे थे। इसके अलावा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अश्व भी शामिल है, गज भी शामिल है, इसलिए यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं होता कि इस काल में अश्व थे या नहीं थे या गज थे या नहीं थे। तो सीधे तरीके से बात है, ये भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यज्ञों के बारे में हम देखते हैं, तो यज्ञ जो है राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ, ये 3 यज्ञ आपने हर बार सुने होंगे, परंतु ये चौथा यज्ञ इसीलिए मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ काफी तरीके से कि इस यज्ञ के बारे में किसी ने भी काफी कुछ जाना नहीं है और कोई काफी कुछ बताता भी नहीं है। तो इंद्र महाभिषेक नामक यज्ञ भी यहाँ पर होने लगा था। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा काल में और आर्यों के काल में, पूर्व वैदिक काल में, इंद्र को जो है पुरंदर जैसी शक्तियों का नायक कहा गया है, पुरंदर जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है, युद्ध का देवता भी कहा गया है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर युद्धप्रिय समाज आर्य होने के कारण इंद्र का महाभिषेक राजा अपनी शक्ति और वर्चस्व को दिखाने के लिए करने लगा था। तो इंद्र महाभिषेक ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बाकी 3 तो आपको याद हो ही गए होंगे। प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में भविष्य में पूछा भी जाएगा कि प्रशासनिक अधिकारियों में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, तो रत्निन कहा जाता था। इसके अलावा हमने महिषी के बारे में एक नया पॉइंट डाला है कि महिषी जो है वो किसे कहा जाता था, तो पटरानी को जो है महिषी कहा जाता था। इसके अलावा संग्रहिता जो है कोषाध्यक्ष, वो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपको पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में एक नया टॉपिक लाए हैं, एक नया पॉइंट, न्यायाधीश को स्थपति कहते थे। तो दोस्तों इसी के साथ प्री का पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर बहुत अधिक पसंद आया होगा और आपके काल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए और आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कीजिए, निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।